द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या NWO कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है जो एक गुप्त रूप से उभरती अधिनायकवादी विश्व सरकार की परिकल्पना करता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में आम विषय यह है कि वैश्विकवादी एजेंडे के साथ एक गुप्त शक्ति अभिजात वर्ग अंततः हासिल करने की साजिश रच रहा है। विश्व प्रभुत्व और एक सत्तावादी एक विश्व सरकार के माध्यम से दुनिया पर शासन करना, जो संप्रभु राष्ट्र राज्यों की जगह लेगी, और एक सर्वव्यापी प्रचार जिसकी विचारधारा इतिहास की प्रगति की परिणति के रूप में नई विश्व व्यवस्था की स्थापना का स्वागत करती है। इसलिए कई प्रभावशाली ऐतिहासिक और समसामयिक शख्सियतों पर एक गिरोह का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया है। महत्वपूर्ण राजनीतिक और वित्तीय घटनाओं को व्यवस्थित करने के लिए कई प्रमुख संगठनों के माध्यम से काम करता है, जिसमें प्रणालीगत संकट पैदा करने से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विवादास्पद नीतियों को आगे बढ़ाने जैसे कदम शामिल हैं। विश्व प्रभुत्व हासिल करने की चल रही साजिश में 1990 के दशक की शुरुआत से पहले नई विश्व व्यवस्था की साजिशवाद दो अमेरिकी प्रतिसंस्कृतियों तक सीमित था। मुख्य रूप से उग्रवादी सरकार विरोधी अधिकार और दूसरा कट्टरपंथी ईसाई धर्म का हिस्सा, जो एंटीक्रिस्ट के युगांतकारी अंत समय के उद्भव से संबंधित था। माइकल बार्कन और चिप बर्लेट जैसे षड्यंत्र सिद्धांतों और धार्मिक अतिवाद का अध्ययन करने वाले शिक्षाविदों ने देखा कि नई विश्व व्यवस्था के बारे में दक्षिणपंथी लोकलुभावन षड्यंत्र सिद्धांतों को न केवल कलंकित ज्ञान के कई चाहने वालों ने अपनाया था, बल्कि लोकप्रिय संस्कृति में भी प्रवेश कर लिया था। अस्तित्ववाद और अर्धसैनिकवाद में रुचि और भागीदारी में वृद्धि को बढ़ावा देना, क्योंकि कई लोग सक्रिय रूप से सर्वनाश और सहस्राब्दी परिदृश्यों के लिए तैयारी कर रहे हैं। इन राजनीतिक वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि नई विश्व व्यवस्था की साजिश के सिद्धांतों पर बड़े पैमाने पर उन्माद अंततः अमेरिकी राजनीतिक जीवन पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है, जिसमें लोन वुल्फ आतंकवाद के बढ़ने से लेकर सत्तावादी अल्ट्रानेशनलिस्ट डेमोगॉग्स की शक्ति में वृद्धि तक शामिल है। 20वीं सदी के दौरान वुडरो विल्सन और विंस्टन चर्चिल जैसी राजनीतिक हस्तियों ने इतिहास के एक नए दौर को संदर्भित करने के लिए नई विश्व व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल किया, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीतिक विचार और शक्ति के वैश्विक संतुलन में नाटकीय बदलाव की विशेषता थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि को विश्वव्यापी समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों द्वारा वैश्विक शासन के लिए आदर्शवादी प्रस्तावों को लागू करने के अवसर के रूप में देखा गया, जो व्यक्तिगत राष्ट्र राज्यों की समाधान करने की क्षमता से परे हैं, साथ ही राष्ट्रों के स्वयं के अधिकार का सम्मान करते हुए। दृढ़ निश्चय। इस तरह की सामूहिक पहल 1920 में राष्ट्र संघ, 1945 में संयुक्त राष्ट्र UN और 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो जैसे अंतर सरकारी संगठनों के साथ साथ ब्रेटन वुड्स प्रणाली जैसे अंतरराष्ट्रीय शासन के गठन में प्रकट हुई, और टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता शक्ति के सहकारी संतुलन को बनाए रखने और एक और वैश्विक संघर्ष की संभावना को रोकने के लिए राष्ट्रों के बीच सुलह की सुविधा के लिए लागू किया गया। उदार अंतरराष्ट्रीयता को स्थापित करने के इन महानगरीय प्रयासों की 1930 के दशक से अमेरिकी पुरातनपंथी व्यापारिक राष्ट्रवादियों द्वारा नियमित रूप से आलोचना और विरोध किया गया। प्रगतिवादियों ने दो विश्व युद्धों के बाद संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों और शासनों का स्वागत किया, लेकिन तर्क किया कि ये पहल लोकतांत्रिक घाटे से ग्रस्त थीं और इसलिए न केवल दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए बल्कि वैश्विक न्याय को बढ़ावा देने के लिए भी अपर्याप्त थीं। संयुक्त राष्ट्र को लोकतांत्रिक विश्व सरकार में परिवर्तन के बजाय संप्रभु राष्ट्र राज्यों का एक स्वतंत्र संघ बनने के लिए नियुक्त किया गया था। इस प्रकार
दुनिया भर के महानगरीय कार्यकर्ताओं ने आईजीओ को वैश्विक परिवर्तन के लिए बहुत अप्रभावी मानते हुए एक विश्व संघवादी आंदोलन का गठन किया। ब्रिटिश लेखक और भविष्यवादी एच और जी वेल्स 1940 के दशक में प्रगतिवादियों से भी आगे निकल गए। उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शब्द को एक तकनीकी विश्व राज्य और एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की स्थापना के पर्याय के रूप में विनियोजित और पुनर्परिभाषित किया, जिससे राज्य समाजवादी हलकों में लोकप्रियता हासिल हुई। दूसरे रेड स्केयर के दौरान दोनों धर्मनिरपेक्ष और ईसाई दक्षिणपंथी अमेरिकी आंदोलनकारी, जो बड़े पैमाने पर कनाडाई साजिश सिद्धांतकार विलियम गाय कैर के काम से प्रभावित थे, ने अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट साजिश के पीछे कथित प्रेरक शक्तियों के रूप में फ्रीमेसन, इल्यूमिनाटी और यहूदियों के संदिग्ध भय को तेजी से अपनाया और फैलाया। नास्तिक, नौकरशाही सामूहिकतावादी विश्व सरकार के रूप में ईश्वर विहीन साम्यवाद का खतरा, जिसे रेड अलर्ट के रूप में दर्शाया गया, सर्वनाशकारी सहस्राब्दी षड्यंत्र का केंद्र बन गया। रेड स्केयर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक अधिकार के मूल विचारों में से एक को आकार दिया, जो यह है कि उदारवादी और प्रगतिशील अपनी कल्याणकारी राज्य नीतियों और विदेशी सहायता जैसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों के साथ वैश्विक की क्रमिक प्रक्रिया में योगदान करते हैं। सामूहिकता, जो अनिवार्य रूप से राष्ट्रों को साम्यवादी, सामूहिकवादी एक विश्व सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की ओर ले जाएगी। 1950 में यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशंस के समक्ष पेश हुए जेम्स वॉरबर्ग ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, हमारे पास विश्व सरकार होगी, चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं। सवाल केवल यह है कि क्या विश्व सरकार सहमति से हासिल की जाएगी या विजय से। जॉन बर्च सोसाइटी जैसे पुरातन पंथी विश्व दृष्टिकोण वाले दक्षिणपंथी लोक लुभावन वकालत समूहों ने 1960 के दशक में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का प्रसार किया, जिसमें दावा किया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों की सरकारों को कॉरपोरेट अंतरराष्ट्रीयवादियों, लालची बैंकरों और भ्रष्ट राजनेताओं के एक गिरोह द्वारा नियंत्रित किया गया था, जो एक विश्व सरकार बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को वाहन के रूप में उपयोग करने पर आमादा थे। इस वैश्विकता विरोधी षड्यंत्र ने संयुक्त राष्ट्र से अमेरिका की वापसी के अभियान को बढ़ावा दिया। अमेरिकी लेखिका मैरी एम डेविसन ने अपनी पुस्तिका द प्रोफाउंड रिवॉल्यूशन कथित न्यू वर्ल्ड ऑर्डर षड्यंत्र का पता अंतरराष्ट्रीय बैंकरों द्वारा 1913 में यूएस फेडरल रिजर्व की स्थापना से लगाया, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि बाद में उन्होंने 1921 में एक छाया सरकार के रूप में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का गठन किया। पुस्तिका के प्रकाशन के समय कई पाठकों ने अंतरराष्ट्रीय बैंकरों की व्याख्या रोथस्चाइल्ड परिवार द्वारा रची गई एक कथित अंतरराष्ट्रीय यहूदी बैंकिंग साजिश के संदर्भ के रूप में की होगी। यह तर्क देते हुए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शब्द का उपयोग दुनिया के देशों की संप्रभुता के उन्मूलन के लिए समर्पित एक गुप्त वैश्विक अभिजात वर्ग द्वारा किया जाता है। अमेरिकी लेखक गैरी एलन ने अपनी पुस्तकों नो डेयर कॉल इट कॉन्स्पिरेसी 1974, रॉकफेलर कैंपेनिंग फॉर द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 1974 और से नो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 1987 यूएस में समकालीन दक्षिणपंथी षड्यंत्रवाद के वैश्वीकरण विरोधी विषय को व्यक्त करता है। 1990 के दशक की शुरुआत में साम्यवाद के पतन के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर षड्यंत्रवाद का वास्तविक विषय क्रिप्टो कम्युनिस्ट से बदल गया, जिन्हें नास्तिक विश्व साम्यवादी सरकार स्थापित करने की साजिश रचने के लिए माना जाता था। वैश्विकवादियों के लिए, जिन्हें सामूहिक रूप से एकीकृत विश्व सरकार को लागू करने की साजिश रचने के लिए माना जाता था, जिसे अंततः अंतरराष्ट्रीय बैंकरों, भ्रष्ट राजनेताओं और कॉरपोरेटवादियों या संयुक्त राष्ट्र के अछूत कुलीन तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता था। धारणा में बदलाव 1990 के दशक में अमेरिकी दक्षिणपंथ पर कॉरपोरेट अंतरराष्ट्रीयता के बढ़ते विरोध से प्रेरित था।
11 सितंबर 1990 को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र के दौरान दिए गए अपने भाषण टूवर्ड्स ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने सोवियत संघ के बाद के राज्यों के सहयोग से शीत युद्ध के बाद के वैश्विक शासन के लिए अपने उद्देश्यों का वर्णन किया। उन्होंने कहा, अब तक हम जिस दुनिया को जानते थे वह एक विभाजित दुनिया रही है, कांटेदार तार और कंक्रीट ब्लॉक, संघर्ष और शीत युद्ध की दुनिया। अब हम एक नई दुनिया को सामने आते हुए देख सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसमें नई विश्व व्यवस्था की वास्तविक संभावना है। विंस्टन चर्चिल के शब्दों में, एक विश्व व्यवस्था जिसमें न्याय और निष्पक्ष खेल के सिद्धांत मजबूत के खिलाफ कमजोर की रक्षा करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां शीत युद्ध के गतिरोध से मुक्त संयुक्त राष्ट्र अपने संस्थापकों के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए तैयार है। एक ऐसी दुनिया जिसमें सभी देशों के बीच स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान का माहौल हो। न्यूयॉर्क टाइम्स ने देखा कि प्रगतिशील लोग उस समय मध्य पूर्व में अमेरिकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के युक्तिकरण के रूप में इस नई विश्व व्यवस्था की निंदा कर रहे थे। उसी समय रूढ़िवादियों ने किसी भी नई सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से खारिज कर दिया और संयुक्त राष्ट्र के पुनरुद्धार की किसी भी संभावना के बारे में भड़क गए। चिप बर्लेट, एक अमेरिकी खोजी पत्रकार जो अमेरिका में दक्षिणपंथी आंदोलनों के अध्ययन में माहिर हैं, ने लिखा कि ईसाई और धर्मनिरपेक्ष दक्षिणपंथी लोग बुश के भाषण से विशेष रूप से भयभीत थे। कट्टरपंथी ईसाई समूहों ने बुश के शब्दों को अंतिम समय के संकेत के रूप में व्याख्यायित किया। उसी समय अधिक धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतकारों ने इसे कम्युनिस्ट विरोधी और सामूहिक विरोधी दृष्टिकोण से देखा और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभी देशों पर आधिपत्य के लिए डर था। अमेरिकी टेलीवेंजलिस्ट पैट रॉबर्टसन अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 1991 के साथ हाल के अमेरिकी इतिहास के बारे में षड्यंत्र सिद्धांतों के सबसे प्रमुख ईसाई प्रसारक बन गए। वह एक परिदृश्य का वर्णन करता है जहां वॉल स्ट्रीट, फेडरल रिजर्व सिस्टम, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, बिल्डरबर्ग ग्रुप और ट्राइलेटरल कमीशन पर्दे के पीछे से घटनाओं के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, लगातार लोगों को एंटीक्रिस्ट के लिए विश्व सरकार की दिशा में गुप्त रूप से धकेलते हैं। यह देखा गया है कि 1990 के दशक के दौरान लिंडा थॉम्पसन, मार्क कोर्नके और रॉबर्ट के स्पीयर जैसे षड्यंत्र सिद्धांतकारों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली उत्तेजक भाषा ने उग्रवाद और अमेरिकी मिलिशिया आंदोलन के उदय को जन्म दिया। मिलिशिया आंदोलन की सरकार विरोधी विचारधारा, रैलियों और बैठकों में भाषणों, बंदूक शो में बेची गई पुस्तकों और वीडियो टैब, शॉर्टवेव और सैटेलाइट रेडियो, फैक्स नेटवर्क और कंप्यूटर बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से फैली। यह तर्क दिया गया है कि यह रातों रात AM रेडियो शो और इंटरनेट पर प्रचारात्मक वायरल सामग्री थी, जिसने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के कथित खतरे के प्रति अधिक चरमपंथी प्रतिक्रियाओं में सबसे प्रभावी रूप से योगदान दिया। इससे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर षड्यंत्रवाद का पर्याप्त विकास हुआ, जिसने कई कैनेडी हत्यारों, यूफोलॉजिस्ट, खोई हुई भूमि के सिद्धांतकारों और आंशिक रूप से शैतानी आतंक के आसपास के भय से प्रेरित गुप्तवादियों के पहले के गैर राजनीतिक साहित्य में अपना रास्ता खोज लिया। 1990 के दशक के मध्य से उन उपसंस्कृतियों की अस्पष्ट अपील ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर षड्यंत्रवाद को कलंकित ज्ञान के चाहने वालों के बड़े दर्शकों तक पहुंचाया, जिसमें राजनीतिक प्रभावकारिता के मोहभंग की सामान्य विशेषता थी। 1990 के दशक के मध्य से लेकर 2000 के दशक की शुरुआत तक हॉलीवुड के षड्यंत्र रोमांचकारी टेलीविजन शो और फिल्मों ने भी आम दर्शकों को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर षड्यंत्रवाद से संबंधित विभिन्न सीमांत गूढ़ सिद्धांतों से परिचित कराने में भूमिका निभाई, जो उस समय तक ब्लैक हेलीकॉप्टर, एफईएमा एकाग्रता शिविर आदि को शामिल करने के लिए विकसित हो चुके थे। सिद्धांत जो दशकों पहले बड़े पैमाने पर दक्षिणपंथी उपसंस्कृतियों तक ही सीमित थे।
2002 की टेलीविजन सीरीज द एक्स फाइल्स की फिल्म कॉन्स्पिरेसी थ्योरी द एक्स फाइल्स फाइट द फ्यूचर को अक्सर उल्लेखनीय उदाहरणों के रूप में उद्धृत किया जाता है। 21वीं सदी की शुरुआत के बाद और विशेष रूप से 2007-2008 के वित्तीय संकट के दौरान गॉर्डन ब्राउन और हेनरी किसिंजर जैसे कई राजनेताओं और पंडितों ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली के व्यापक सुधार की वकालत में नई विश्व व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल किया और चीन और भारत जैसे उभरते बाजारों को ध्यान में रखते हुए न्यू ब्रेटन वुड्स के लिए आह्वान किया। इन सार्वजनिक घोषणाओं ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर षड्यंत्रवाद को फिर से जीवंत कर दिया, जिसका समापन टॉक शो होस्ट सीन हैनिटी ने अपने फॉक्स न्यूज कार्यक्रम हैनिटी पर कहा कि षड्यंत्र सिद्धांतकार सही थे। प्रगतिशील मीडिया निगरानी समूहों ने सामान्य रूप से फॉक्स न्यूज और विशेष रूप से इसके अब बंद हो चुके ओपिनियन शो ग्लेन बेक की बार बार आलोचना की है, न केवल मुख्यधारा के दर्शकों के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर षड्यंत्र सिद्धांतों का प्रसार करने के लिए, बल्कि संभवतः तथाकथित लोन वुल्फ उग्रवाद को भड़काने के लिए, विशेष रूप से कट्टरपंथी दक्षिणपंथियों से। 2009 में अमेरिकी फिल्म निर्देशक ल्यूक मेयर और एंड्रयू नील ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रिलीज किया, जो समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जो अमेरिकी रेडियो होस्ट एलेक्स जोन्स जैसे षड्यंत्र सिद्धांतकारों की दुनिया की खोज करती है, जो उभरते हुए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में जो कुछ भी देखते हैं उसका जोरदार विरोध करते हैं। षड्यंत्र सिद्धांतों के बढ़ते प्रसार और लोकप्रियता ने दक्षिणपंथी आंदोलनकारियों और हिप हॉप संगीत के वामपंथी रैपर्स जैसे KRS-One, पब्लिक एनिमी और इमोर्टल टेक्निक के प्रोफेसर ग्रिफ के बीच एक गठबंधन भी बनाया है, जो दर्शाता है कि कैसे अभिजात्य विरोधी षड्यंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था का विरोध करने के प्रयासों में असंभावित राजनीतिक सहयोगी बना सकते हैं। 19वीं शताब्दी से जॉन नेल्सन डार्बी से शुरू करते हुए कई सर्वनाशकारी सहस्राब्दी ईसाई युगांत शास्त्रियों ने बाइबल में अंत समय के बारे में भविष्यवाणियों की पूर्ति के रूप में एक अत्याचारी नई विश्व व्यवस्था शासक संरचना को लागू करने के लिए एक वैश्विक षड्यंत्र की भविष्यवाणी की है। विशेष रूप से यहेजकेल की पुस्तक, डैनियल की पुस्तक, समकालिक सुसमाचारों में पाए जाने वाले जैतून के पहाड़ के प्रवचन 2 एजरास 11, 32 और रहस्योद्घाटन 13:7 में। उनका दावा है कि जिन लोगों ने धन और शक्ति प्राप्त करने के लिए शैतान के साथ समझौता किया है, वे एक अलौकिक शतरंज के खेल में मोहरे बन गए हैं, जो मानवता को एक काल्पनिक विश्व सरकार को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो एक समन्वयवादी मसीहाई विश्व धर्म की आध्यात्मिक नींव पर टिकी हुई है, जो बाद में खुद को एक डायस्टोपियन विश्व साम्राज्य के रूप में प्रकट करेगी, जो शैतान, एंटीक्रिस्ट और झूठे पैगंबर की अपवित्र त्रिमूर्ति के शाही पंथ को लागू करती है। कई समकालीन ईसाई षड्यंत्र सिद्धांतों में झूठा पैगंबर या तो कैथोलिक चर्च का अंतिम पोप होगा, अल्टा वेंडिटा या जेसुइट षड्यंत्र द्वारा तैयार और स्थापित न्यू एज आंदोलन का एक गुरु, या यहाँ तक कि फेलोशिप जैसे एक कुलीन कट्टरपंथी ईसाई संगठन का नेता, जबकि एंटीक्रिस्ट या तो यूरोपीय संघ का अध्यक्ष होगा, एक पैन इस्लामिक राज्य का खलीफा, या यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र का महासचिव होगा। अंत समय के षड्यंत्र सिद्धांतों के कुछ सबसे मुखर आलोचक ईसाई धर्म के भीतर से आते हैं। 1993 में इतिहासकार ब्रूस बैरन ने रॉबर्टसन की 1991 की पुस्तक दी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की समीक्षा करते हुए क्रिश्चियन रिसर्च जर्नल में सर्वनाशकारी ईसाई षड्यंत्रवाद की कड़ी आलोचना की। इतिहासकार ग्रेगरी एस. कैंप की 1997 की पुस्तक सेलिंग फियर, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंड एंड टाइम्स पैरानोया में एक और आलोचना पाई जा सकती है। धार्मिक अध्ययन के विद्वान रिचर्ड टी. ह्यूजेस का तर्क है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बयानबाजी ईसाई धर्म को बदनाम करती है, क्योंकि ईसाई षड्यंत्र सिद्धांतकारों द्वारा परिभाषित न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बाइबल में कोई आधार नहीं है। इसके अलावा उनका तर्क है कि न केवल यह विचार बाइबल के विरुद्ध है, बल्कि यह सकारात्मक रूप से बाइबल विरोधी और मूल रूप से ईसाई विरोधी है, क्योंकि रहस्योद्घाटन की पुस्तक में प्रमुख अंशों की गलत व्याख्या करके यह ईश्वर के आने वाले राज्य के बारे में एक आरामदायक संदेश को एक कथित रूप से आने वाली एक विश्व सरकार के सामने भय, घबराहट और निराशा में बदल देता है।
प्रगतिशील ईसाई जैसे कि उपदेशक धर्मशास्त्री पीटर जे गोम्स ईसाई कट्टरपंथियों को चेतावनी देते हैं कि भय की भावना बाइबल की शाब्दिकता, सर्वनाशकारी समय सारिणी, शैतानीकरण और दमनकारी पूर्वाग्रहों को खतरनाक तरीके से जोड़कर शास्त्र और इतिहास को विकृत कर सकती है, जबकि कैंप बहुत वास्तविक खतरे की चेतावनी देते हैं कि ईसाई षड्यंत्र के सिद्धांतों को विश्वासपूर्वक अपनाने से कुछ अतिरिक्त आध्यात्मिक बोझ उठा सकते हैं। इसीलिए वे उन ईसाइयों से पश्चाताप करने का आह्वान करते हैं जो षड्यंत्र में लिप्त हैं। इल्लुमिनाती का आदेश एक ज्ञानोदय युग का गुप्त समाज था, जिसकी स्थापना 1 मई 1776 को जर्मनी के अपर बावरिया में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडम वेशॉप्ट ने की थी। इस आंदोलन में स्वतंत्र विचार, धर्मनिरपेक्षता, उदारवाद, गणतंत्रवाद और लैंगिक समानता के पैरोकार शामिल थे, जिन्हें जर्मन मैसोनिक लॉज से भर्ती किया गया था, जो रहस्य विद्यालयों के माध्यम से तर्कवाद को पढ़ाने की कोशिश करते थे। 1785 में इस आदेश में घुसपैठ की गई, इसे तोड़ा गया और बवेरिया के निर्वाचक चार्ल्स थियोडोर के सरकारी एजेंटों द्वारा दबा दिया गया, जो गुप्त समाजों के खतरे को बेअसर करने के लिए अपने पूर्वव्यापी अभियान में थे, जो कभी भी बवेरियन राजशाही और उसके राज्य धर्म रोमन कैथोलिक धर्म को उखाड़ फेंकने की साजिशों का अड्डा बन सकते थे। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बवेरियन इल्यूमिनाती 1785 में अपने दमन से बच गया था। 18वीं सदी के अंत में स्कॉटिश भौतिक विज्ञानी जॉन रॉबिसन और फ्रांसीसी जेसुइट पादरी ऑगस्टिन बारवेल जैसे प्रतिक्रियावादी षड्यंत्र सिद्धांतकारों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि इल्यूमिनाती उनके दमन से बच गया था और फ्रांसीसी क्रांति और आतंक के शासन के पीछे मास्टरमाइंड बन गया था। इल्यूमिनाती पर विध्वंसक होने का आरोप लगाया गया था, जो यूरोप और बाकी दुनिया में गुप्त रूप से एक क्रांतिकारी लहर का आयोजन करने का प्रयास कर रहे थे, जो ज्ञानोदय के सबसे कट्टरपंथी विचारों और आंदोलनों, विरोधी पादरीवाद, राजशाहीवाद और पितृसत्तावाद को फैलाकर कर रहे थे, जिससे आरोप लगाने वालों को डर था कि इससे चीजों के प्राकृतिक क्रम का विनाश हो जाएगा। 19वीं सदी के दौरान इल्यूमिनाती की साजिश का डर यूरोपीय शासक वर्गों की वास्तविक चिंता थी, और इस निराधार डर के प्रति उनकी दमनकारी प्रतिक्रियाओं ने 1848 में उन्हीं क्रांतियों को भड़का दिया जिन्हें वे रोकना चाहते थे। 20वीं शताब्दी के युद्धंतर काल के दौरान ब्रिटिश संशोधनवादी इतिहासकार नेस्टा हेलेन वेबस्टर और अमेरिकी सोशलाइट एडिथ स्टार मिलर जैसे फांसीवादी प्रचारकों ने न केवल इल्यूमिनाती षड्यंत्र के मिथक को लोकप्रिय बनाया, बल्कि यह दावा भी किया कि यह एक विध्वंसकारी गुप्त समाज था, जो यहूदी अभिजात वर्ग की सेवा करता था, जो कथित रूप से विश्व को विभाजित करने और उस पर शासन करने के लिए वित्त पूंजीवाद और सोवियत साम्यवाद दोनों को बढ़ावा दे रहा था। अमेरिकी प्रचारक गेराल्ड बर्टन विनरोड और संयुक्त राज्य अमेरिका में कट्टरपंथी ईसाई आंदोलन के भीतर अन्य षड्यंत्र सिद्धांतकार, जो 1910 के दशक में प्रबुद्धता, धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद, आधुनिकतावाद और उदारवाद के सिद्धांतों के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरे, अमेरिका में इल्यूमिनाती षड्यंत्र सिद्धांतों के प्रसार का मुख्य चैनल बन गए। दक्षिणपंथी लोक लुभावन जैसे कि जॉन बर्च सोसाइटी के सदस्य बाद में यह अनुमान लगाने लगे कि अमेरिकी उच्च वर्ग के कुछ कॉलेजिएट बिरादरी, स्कल एंड बोन्स, सज्जनों के क्लब, बोहेमियन क्लब और थिंक टैंक, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, ट्राइलेटरल कमीशन इल्यूमिनाती के फ्रंट संगठन हैं, जिन पर वे एक विश्व सरकार के माध्यम से एक नई विश्व व्यवस्था बनाने की साजिश रचने का आरोप लगाते हैं। इल्यूमिनाटस ट्रिलॉजी अमेरिकी लेखकों रॉबर्ट शिया और रॉबर्ट एंटोन विल्सन द्वारा लिखित 3 व्यंग्यात्मक उपन्यासों की एक श्रृंखला है, जो पहली बार 1975 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उस युग के कथित प्रमुख कवर अप जैसे कि जॉन एफ कैनेडी को किसने मारा के लिए इल्यूमिनाती को जिम्मेदार ठहराया गया था, जो 1960 के दशक और उसके बाद इल्यूमिनाती सुपर षड्यंत्र के मिथक को लोकप्रिय बनाने में बेहद प्रभावशाली था। $1970 के दशक के उत्तरार्ध से अन्य रहने योग्य ग्रहों या समानांतर आयामों जैसे ग्रेज से एलियंस और खोखले पृथ्वी जैसे रेप्टाइल्स से इंट्रा टेरेस्ट्रियल को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर षड्यंत्र में शामिल किया गया है।
कमोबेश प्रमुख भूमिकाओं में, जैसा कि अमेरिकी लेखकों स्टेनडेयो और मिल्टन विलियम कूपर और ब्रिटिश लेखक डेविड इक्के द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों में है। ब्रिटिश लेखक और कंस्पिरेसी थियोरिस्ट डेविड इक्के का मानना है कि आकार बदलने वाले सरीसृप एलियंस पृथ्वी को नियंत्रित करते हैं। इन कंस्पिरेसी थियोरिस्ट में आम विषय यह है कि एलियंस दशकों, सदियों या सहस्राब्दियों से हमारे बीच हैं। फिर भी मैन इन ब्लैक द्वारा लागू किए गए सरकारी कवर अपने जनता को गुप्त एलियन आक्रमण के ज्ञान से बचा लिया है। प्रजातिवाद और साम्राज्यवाद से प्रेरित होकर ये एलियंस मानव समाज में विकास और परिवर्तनों को गुप्त रूप से हेरफेर कर रहे हैं, ताकि मनुष्यों को अधिक कुशलता से नियंत्रित और शोषण किया जा सके। कुछ सिद्धांतों में एलियन घुसपैठियों ने मानव रूप धारण कर लिया है और पूरे मानव समाज में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं, यहाँ तक कि सरकारी, कॉरपोरेट और धार्मिक संस्थानों में कमांड पदों पर नियंत्रण करने के लिए, और अब वे दुनिया पर कब्जा करने की अपनी योजना के अंतिम चरण में हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक काल्पनिक गुप्त सरकारी एजेंसी, जिसका कोड नाम मैजेस्टिक 12 है, को अक्सर छाया सरकार के रूप में कल्पना की जाती है, जो एलियन कब्जे के साथ सहयोग करती है और एलियन अपहरण की अनुमति देती है। बदले में संयुक्त राज्य अमेरिका के सशस्त्र बलों को पूर्ण स्पेक्ट्रम प्रभुत्व हासिल करने के लिए एरिया 51 में सैन्य उड़न तश्तरियों के विकास और परीक्षण में सहायता के लिए। इन कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट में आम विषय यह है कि एलियंस दशकों, सदियों या सहस्राब्दियों से हमारे बीच हैं। फिर भी मैन इन ब्लैक द्वारा लागू किए गए सरकारी कवर अप ने जनता को गुप्त एलियन आक्रमण के ज्ञान से बचा लिया है। प्रजातिवाद और साम्राज्यवाद से प्रेरित होकर ये एलियंस मानव समाज में विकास और परिवर्तनों को गुप्त रूप से हेरफेर कर रहे हैं, ताकि मनुष्यों को अधिक कुशलता से नियंत्रित और शोषण किया जा सके। कुछ सिद्धांतों में एलियन घुसपैठियों ने मानव रूप धारण कर लिया है और पूरे मानव समाज में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं, यहाँ तक कि सरकारी, कॉरपोरेट और धार्मिक संस्थानों में कमांड पदों पर नियंत्रण करने के लिए, और अब वे दुनिया पर कब्जा करने की अपनी योजना के अंतिम चरण में हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक काल्पनिक गुप्त सरकारी एजेंसी, जिसका कोड नाम मैजेस्टिक 12 है, को अक्सर छाया सरकार के रूप में कल्पना की जाती है, जो एलियन कब्जे के साथ सहयोग करती है और एलियन अपहरण की अनुमति देती है। जो लोग अज्ञात उड़ान वस्तुओं के लिए मनोसामाजिक परिकल्पना का पालन करते हैं, उनका तर्क है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर षड्यंत्र सिद्धांत और यूएफओ षड्यंत्र सिद्धांत का अभिसरण न केवल सरकारों के युग के व्यापक अविश्वास और यूएफओ के लिए अलौकिक परिकल्पना की लोकप्रियता का परिणाम है, बल्कि दूर दराज और यूफोलॉजिस्टों के बीच ताकतों के जुड़ने का भी परिणाम है। बर्कुन ने नोट किया कि इस विकास का एकमात्र सकारात्मक पक्ष यह है कि यदि दुनिया पर शासन करने की साजिश रचने वालों को एलियंस माना जाता है, तो पारंपरिक मानव बलि का बकरा, फ्रीमेसन, इल्यूमिनाती, यहूदी आदि को कमतर आंका जाता है या दोष मुक्त किया जाता है। विज्ञान विरोधी और नव लुडाइट कंस्पिरेसी थियोरिस्ट अपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर षड्यंत्र सिद्धांतों में प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान पर जोर देते हैं। वे अनुमान लगाते हैं कि वैश्विक शक्ति अभिजात वर्ग प्रतिक्रियावादी, आधुनिकतावादी हैं, जो मानव वृद्धि प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और उनका उपयोग करने के लिए एक ट्रांसह्यूमनिस्ट योजना का अनुसरण कर रहे हैं, ताकि वे पोस्ट ह्यूमन शासक जाति बन सकें। जबकि परिवर्तन एक तकनीकी विलक्षणता की ओर बढ़ रहा है, एक सैद्धांतिक भविष्य का असंतत बिंदु, जब घटनाएं इतनी गति से बढ़ेंगी कि सामान्य असंवर्धित मनुष्य अपने आसपास की दुनिया में होने वाले तेज बदलावों की भविष्यवाणी करने या उन्हें समझने में भी असमर्थ होंगे। कंस्पिरेसी थियोरिस्ट को डर है कि इसका परिणाम या तो एक बहादुर नई दुनिया जैसी डायस्टोपिया का उदय होगा, एक बहादुर नई विश्व व्यवस्था, या मानव प्रजाति का विलुप्त होना। अमेरिकी समाजशास्त्री जेम्स ह्यूगिस जैसे लोकतांत्रिक ट्रांसह्यूमनिस्ट इस बात का विरोध करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना के कई प्रभावशाली सदस्य बायो कंजर्वेटिव हैं, जो मानव संवर्धन के सख्त विरोधी हैं, जैसा कि राष्ट्रपति बुश की काउंसिल ऑन बायोएथिक्स द्वारा मानव क्लोनिंग और जर्मलाइन इंजीनियरिंग को प्रतिबंधित करने वाली प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय संधि द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा उनका तर्क है कि कंस्पिरेसी थियोरिस्ट यह कम आंकते हैं कि ट्रांसह्यूमनिस्ट आंदोलन वास्तव में कितना हाशिए पर है।
गुप्तवाद। ब्रिटिश संशोधनवादी इतिहासकार नेस्टा हेलेन वेबस्टर से शुरू होने वाले ईसाई अधिकार के कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट का मानना है कि एक प्राचीन गुप्त षड्यंत्र है जिसे ग्नोस्टिसिज्म के पहले रहस्यवादियों द्वारा शुरू किया गया था और उनके कथित गूढ़ उत्तराधिकारियों जैसे कि कबालीवादियों, कैथर्स, नाइट्स टेम्पलर, हर्मेटिकिस्ट, रोसिक्रूशियन, फ्रीमेसन और अंततः इल्यूमिनाती द्वारा जारी रखा गया था, जो पश्चिमी दुनिया की जूदेव ईसाई नींव को खत्म करना चाहता है और एक विश्व धर्म के माध्यम से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करना चाहता है, जो जनता को एंटीक्रिस्ट के शाही पंथ को अपनाने के लिए तैयार करता है। अधिक व्यापक रूप से वे अनुमान लगाते हैं कि वैश्विकतावादी जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ओर से साजिश रचते हैं, उन्हें किसी प्रकार की गुप्त एजेंसियों द्वारा निर्देशित किया जाता है। अज्ञात वरिष्ठ आध्यात्मिक पदानुक्रम, राक्षस, पतित स्वर्गदूत या लूसीफर। उनका मानना है कि ये षड्यंत्रकारी गुप्त विज्ञान, अंकशास्त्र, प्रतीकों, प्रोविडेंस की आंख, अनुष्ठानों, मेसोनिक डिग्री, स्मारकों, नेशनल मॉल लैंडमार्क इमारतों, मैनिटोबा विधान भवन और सुविधाओं, डेनवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की शक्ति का उपयोग दुनिया पर शासन करने की अपनी साजिश को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए जून 1969 में छद्मनाम RC क्रिश्चियन के तहत एक अज्ञात परोपकारी ने जॉर्जिया के यूएस राज्य में एक विशाल ग्रेनाइट मेगालिथ बनवाया था, जो एक कंपास, कैलेंडर और घड़ी की तरह काम करता है। 10 मार्गदर्शकों वाला एक संदेश कई भाषाओं में गुप्त संरचना पर अंकित है, जो प्रलय की घटना के बचे लोगों के लिए नष्ट हो चुकी सभ्यता की तुलना में अधिक प्रबुद्ध और टिकाऊ सभ्यता स्थापित करने के निर्देश के रूप में काम करता है। जॉर्जिया गाइडस्टोन बाद में एक आध्यात्मिक और राजनीतिक रोरशच परीक्षण बन गया है, जिस पर किसी भी तरह के विचार थोपे जा सकते हैं। कुछ न्यू एजर्स और नव मूर्ति पूजक इसे एक ले लाइन पावर नेक्सस के रूप में पूजते हैं, जबकि कुछ कंस्पिरेसी थियोरिस्ट का मानना है कि वे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ईसाई विरोधी 10 आज्ञाओं के साथ उत्कीर्ण हैं। यदि गाइडस्टोन सदियों तक जीवित रहते हैं, जैसा कि उनके निर्माता चाहते थे, तो कई और अर्थ उत्पन्न हो सकते हैं जो डिजाइनर के मूल इरादे से समान रूप से असंबंधित हैं। संशयवादियों का तर्क है कि कंस्पिरेसी थियोरिस्ट द्वारा पश्चिमी गूढ़ विद्या को शैतानी रूप देने का मूल धार्मिक असहिष्णुता में निहित है, लेकिन यह उसी नैतिक आतंक में भी निहित है जिसने प्रारंभिक आधुनिक काल में डायन परीक्षणों को बढ़ावा दिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका में शैतानी अनुष्ठान दुर्व्यवहार के आरोपों को बढ़ावा दिया है। कंस्पिरेसी थियोरिस्ट का मानना है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को मानव जनसंख्या नियंत्रण के माध्यम से भी लागू किया जाएगा, ताकि व्यक्तियों की आवाजाही पर अधिक आसानी से नजर रखी जा सके और उसे नियंत्रित किया जा सके। इसके साधन प्रजनन, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रमों के माध्यम से मानव समाजों के विकास को रोकने से लेकर जो संयम, गर्भनिरोधक और गर्भपात को बढ़ावा देते हैं, या अनावश्यक युद्धों को बढ़ावा देकर नरसंहार के माध्यम से दुनिया की आबादी के बड़े हिस्से को जानबूझकर कम करना, उभरते वायरस और दूषित टीकों की इंजीनियरिंग करके महामारी फैलाना, और मौसम, HAARP, केमिट्रल्स आदि को नियंत्रित करके पर्यावरणीय आपदाओं के माध्यम से दुनिया की आबादी को कम करना शामिल है। कंस्पिरेसी थियोरिस्ट का तर्क है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ओर से साजिश रचने वाले वैश्विकवादी नव माल्थुसियन हैं, जो जनसंख्या नियंत्रण और अंततः विश्व सरकार के लिए सार्वजनिक समर्थन बनाने के लिए अधिक जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन अलार्मवाद में संलग्न है। संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 21 की निंदा शहरी क्षेत्रों में लोगों को पुनः केंद्रित करने और ग्रामीण क्षेत्रों को कम करने के रूप में की जाती है। यहाँ तक कि ग्लेन बेक द्वारा एक डायस्टोपियन उपन्यास भी लिखा गया है, जिसमें एकल परिवार के घर एक दूर की याद बन गए हैं। संशयवादियों का तर्क है कि जनसंख्या नियंत्रण के डर का पता 20वीं सदी के पहले दशकों के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में यूजेनिक्स आंदोलन के कमजोर लोगों के खिलाफ युद्ध की दर्दनाक विरासत से लगाया जा सकता है। लेकिन 1940 और 50 के दशक के अंत में अमेरिका में दूसरे रेड स्केयर से भी, और कुछ हद तक 1960 के दशक में, जब अमेरिकी राजनीति के सुदूर दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने नियमित रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों, विशेष रूप से जल फ्लोराइडेशन, सामूहिक टीकाकरण और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विरोध किया, यह दावा करते हुए कि वे सभी समाजवादी या साम्यवादी शासन लागू करने की दूरगामी साजिश का हिस्सा थे।
उनके विचार हाल के वर्षों में हुए कई प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के विरोध से प्रभावित थे। अंतर्राष्ट्रीयता का विकास, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और उसके कार्यक्रम, सामाजिक कल्याण प्रावधानों की शुरुआत, विशेष रूप से न्यू डील द्वारा स्थापित विभिन्न कार्यक्रम और अमेरिका की सामाजिक संरचना में असमानताओं को कम करने के लिए सरकार के प्रयास, विशेष रूप से सामूहिक टीकाकरण के प्रति विरोध ने 2010 के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया। इतना अधिक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीकाकरण हिचकिचाहट को 2019 के शीर्ष 10 वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया। इस समय तक जो लोग अपने बच्चों को टीका लगाने से इनकार करते थे या करने से मना करते थे, उन्हें बोलचाल की भाषा में एंटी वैक्सर्स के रूप में जाना जाता था। हालांकि टीकाकरण से इनकार करने के कारण के रूप में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर षड्यंत्र सिद्धांत या कथित जनसंख्या नियंत्रण योजना के प्रतिरोध का हवाला देना बहुत कम और दूर दूर तक था। सामाजिक आलोचक सरकारों, निगमों और जनसंचार माध्यमों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने में शामिल होने का आरोप लगाते हैं और विडंबना यह है कि एक अविश्वासी और परस्पर भयभीत आबादी सत्ता में बैठे लोगों को सामाजिक नियंत्रण बढ़ाने की क्षमता के कारण भय की संस्कृति पैदा करते हैं। हालांकि कुछ कंस्पिरेसी थियोरिस्ट्स का सबसे बुरा डर यह है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को मन पर नियंत्रण के इस्तेमाल के माध्यम से लागू किया जाएगा। एक व्यक्ति के अपने स्वयं के सोच, व्यवहार, भावनाओं या निर्णयों के नियंत्रण को कम करने में सक्षम युक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला कहा जाता है कि इन युक्तियों में मंचूरियन उम्मीदवार शैली के स्लीपर एजेंटों, प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, प्रोजेक्ट मोनार्क के ब्रेन वॉश से लेकर इंजीनियरिंग मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन, पानी फ्लोराइडेशन, अवचेतन विज्ञापन, साइलेंट साउंड स्प्रेड स्पेक्ट्रम, मेड्यूसा और पैरासाइकोलॉजिकल ऑपरेशंस टारगेट प्रोजेक्ट तक सब कुछ शामिल है ताकि जनता को प्रभावित किया जा सके। इस तरह के खतरों से सुरक्षा के लिए टिन फॉयल हैट पहनने की अवधारणा एक लोकप्रिय स्टीरियोटाइप और उपहास का शब्द बन गई है। यह वाक्यांश व्यामोह के पर्याय के रूप में कार्य करता है और कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट से जुड़ा हुआ है। संशयवादियों का तर्क है कि मन पर नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, गुप्तचर, निगरानी दुरुपयोग, बड़े व्यवसाय, बड़ी सरकार और वैश्वीकरण के साथ एक कंस्पिरेसी थियोरिस्ट के जुनून के पीछे का व्यामोह दो कारकों के संयोजन से उत्पन्न होता है। जब वह मजबूत व्यक्तिवादी मूल्यों को रखता है और शक्ति की कमी होती है। पहली विशेषता उन लोगों को संदर्भित करती है जो किसी व्यक्ति के अपने स्वयं के विकल्प बनाने और किसी बड़ी प्रणाली जैसे सरकार के हस्तक्षेप या दायित्वों के बिना अपने जीवन को निर्देशित करने के अधिकार के बारे में गहराई से परवाह करते हैं, लेकिन इसे अपने स्वयं के जीवन में शक्तिहीनता की भावना के साथ जोड़ते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा एजेंसी पैनिक कहा जाता है, बाहरी ताकतों या नियामकों के लिए स्वायत्तता के स्पष्ट नुकसान के बारे में तीव्र चिंता। जब उत्साही व्यक्तिवादियों को लगता है कि वे अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो वे एक संकट का अनुभव करते हैं और मानते हैं कि इस स्वतंत्रता को हड़पने के लिए बड़ी ताकतें जिम्मेदार हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के संशयवादी इसके समर्थकों पर गुप्त भ्रांति में लिप्त होने का आरोप लगाते हैं। यह विश्वास कि इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य अनिवार्य रूप से भयावह हैं। कॉन्स्पिरेसीवाद एक विश्व दृष्टिकोण जो सामाजिक और आर्थिक ताकतों के बजाय इतिहास के प्रकटीकरण में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को केंद्रीय स्थान देता है, और संलयन व्यामोह किसी भी स्रोत से भय का एक अनियंत्रित अवशोषण। मार्क्सवादी जो दक्षिणपंथी लोक लुभावन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर संदेह करते हैं, वैश्विक शक्ति अभिजात वर्ग पर सभी के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में न रखने का आरोप लगाते हैं और कई अंतर सरकारी संगठनों पर लोकतांत्रिक घाटे से पीड़ित होने का आरोप लगाते हैं। लेकिन वे तर्क देते हैं कि सुपर क्लास केवल एक नवोदारवादी या नवरूढ़िवादी नई विश्व व्यवस्था को बेशर्मी से लागू करने में रुचि रखते हैं। अंतरराष्ट्रीय निगमों के हितों की रक्षा के लिए आर्थिक और सैन्य दबाव के माध्यम से वैश्विक पूंजीवाद का कार्यान्वयन, जो व्यवस्थित रूप से अंतरराष्ट्रीय समाजवाद की संभावना को कमजोर करता है। यह तर्क देते हुए कि विश्व अमेरिकी साम्राज्य से वैश्विक शासक वर्ग के शासन की ओर संक्रमण के मध्य में है,
जो अमेरिकी साम्राज्य के भीतर से उभरा है। वे बताते हैं कि दक्षिणपंथी लोक लुभावन कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट अपने साम्यवाद विरोध से अंधे होकर यह देखने में विफल हो जाते हैं कि जिसे वे नई विश्व व्यवस्था के रूप में चित्रित करते हैं, वह विडंबना यह है कि उसी पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का उच्चतम स्तर है जिसका वे बचाव करते हैं। डोमहॉफ मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं जो सत्ता के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। उन्होंने 2005 में एक निबंध लिखा था जिसका शीर्षक था कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। उनका कहना है कि इस सिद्धांत के सत्य होने के लिए कई धनी और उच्च शिक्षित लोगों को ऐसी चीजें करने की आवश्यकता थी जो सत्ता संरचनाओं के बारे में हमारी जानकारी के अनुरूप नहीं थी। ऐसा होने का दावा दशकों पहले से चला आ रहा है और हमेशा गलत साबित हुआ है। पार्ट्रिज वैश्विक मामलों की पत्रिका डिप्लोमैटिक कुरियर के एक योगदान संपादक हैं, जिन्होंने 2008 में एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था एक विश्व सरकार, कॉन्स्पिरेसी सिद्धांत या अपरिहार्य भविष्य। उनका कहना है कि अगर कुछ है तो वह है राष्ट्रवाद, जो वैश्विक सरकार के विपरीत है, बढ़ रहा है। उनका यह भी कहना है कि वैश्विक सरकारें या वैश्विक समझौते बनाने के प्रयास स्पष्ट रूप से विफल रहे हैं। हालांकि कुछ सांस्कृतिक आलोचक नई विश्व व्यवस्था के बारे में सुपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को उत्तर आधुनिक मेटा कथा के रूप में देखते हैं, जो राजनीतिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। आम लोगों को एक कथात्मक संरचना देने का एक तरीका जिसके साथ वे अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं उस पर सवाल उठा सकते हैं। संशयवादियों का तर्क है कि कॉन्स्पिरेसीवाद लोगों को निराशावाद, जटिल सोच और यह महसूस करने की प्रवृत्ति की ओर ले जाता है कि वे कथित कॉन्स्पिरेसी कार्यों की निंदा करते हुए भी इसे निराशाजनक मानते हैं। दक्षिणी गरीबी कानून केंद्र के अलेक्जेंडर जैचिक ने पैट्रियट पैरानोया ए लुक एट द टॉप 10 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज शीर्षक से एक रिपोर्ट लिखी, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से समाज को कमजोर करने के कट्टरपंथी अधिकार के प्रयास के रूप में ऐसी साजिशों की निंदा की। इस बात से चिंतित कि नई विश्व व्यवस्था के बारे में अधिकांश कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की तात्कालिक सहस्राब्दीवादिता अकेले भेड़ियों को नेतृत्वहीन प्रतिरोध में संलग्न होने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे ओक्लाहोमा सिटी बम विस्फोट जैसी घरेलू आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं। बार्कन लिखते हैं कि खतरा खुद ऐसी मान्यताओं में कम है जितना कि वे व्यवहार को उत्तेजित या उचित ठहरा सकते हैं और चेतावनी देते हैं। अगर उन्हें विश्वास हो जाए कि भविष्यवाणी की गई बुरी रात वास्तव में आ गई है, तो उनके व्यवहार की भविष्यवाणी करना कहीं अधिक कठिन हो जाएगा। दक्षिणपंथी लोक लुभावन आंदोलनों द्वारा अमेरिकी लोकतंत्र के लिए उत्पन्न खतरे की चेतावनी देते हुए, जो षड्यंत्रों के डर का फायदा उठाकर भीड़ के शासन या यहाँ तक कि एक फांसीवादी क्रांति के लिए समर्थन जुटाते हैं, बेरलेट लिखते हैं कि दक्षिणपंथी लोक लुभावन आंदोलन समाज को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वे अक्सर जेनोफोबिया, अधिनायकवाद, बलि का बकरा और षड्यंत्रवाद को लोकप्रिय बनाते हैं। यह मुख्य धारा के राजनेताओं को मतदाताओं को आकर्षित करने, भेदभाव या यहाँ तक कि हिंसा के कृत्यों को वैध बनाने के लिए इन विषयों को अपनाने के लिए लुभा सकता है और क्रांतिकारी दक्षिणपंथी लोक लुभावन आंदोलनों जैसे कि फांसीवाद के लिए सुधारवादी लोक लुभावन आंदोलनों से भर्ती करने का द्वार खोल सकता है। नई विश्व व्यवस्था षड्यंत्र सिद्धांतकारों की आलोचना उनके अपने समुदाय के भीतर से भी आती है। खुद को स्वतंत्रता सेनानी मानने के बावजूद कई दक्षिणपंथी लोक लुभावन षड्यंत्र सिद्धांतकार ऐसे विचार रखते हैं जो उनके घोषित स्वतंत्रतावाद के साथ असंगत है, जैसे कि ईसाई प्रभुत्ववाद, सत्तावादी अतिराष्ट्रवाद, श्वेत वर्चस्व और उन्मूलनवाद। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का दस्तावेज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर। इस पूरे सफर में हमने देखा कि कैसे एक विचार जिसे शुरू में केवल एक नई विश्व व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया था, समय के साथ एक विशाल साजिश का रूप ले लिया। सदी दर सदी इस साजिश के पीछे के दावे और आरोप नए नए रूप में हमारे सामने आते रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर केवल एक कल्पना है, एक षड्यंत्रकारी कहानी जिसे समाज की अनिश्चितताओं और चुनौतियों ने हवा दी, जबकि कुछ के लिए यह विश्वास का विषय है कि दुनिया पर कुछ खास लोग नियंत्रण कर रहे हैं। हकीकत शायद कहीं बीच में है। इस दुनिया को चलाने वाली ताकतें निश्चित रूप से जटिल हैं, लेकिन क्या यह सब एक छिपी हुई साजिश का हिस्सा है
या यह इंसानी डर, असुरक्षा और अविश्वास का परिणाम है? हमें यह समझने की जरूरत है कि हर विचार, चाहे वह षड्यंत्र का हो या सच्चाई का, उसका प्रभाव हमारे समाज पर होता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे विचार, चाहे वास्तविक हो या न हो, हमारी सोच, राजनीति और दुनिया के प्रति नजरिए को प्रभावित करते हैं, और यह प्रभाव कभी कभी हमारे समाज को विभाजित करने का काम भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, दुनिया के किसी भी विचार को आंख बंद करके स्वीकार करना सही नहीं होता। हमें सवाल पूछने चाहिए, खुद से, समाज से और उन लोगों से जो हमें जानकारी देते हैं। तभी हम सच्चाई और झूठ में फर्क कर पाएंगे। आज के इस एपिसोड से हमें यह सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि षड्यंत्र और तथ्य के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। जिस तरह से दुनिया बदल रही है, उसी तरह से हमारी सोच और समझ भी विकसित होनी चाहिए। आखिरकार सच वही है जो हमें एकजुट करता है, और झूठ वह है जो हमें विभाजित करता है। हम आशा करते हैं कि आपने इस दस्तावेज से कुछ नया सीखा होगा, और भविष्य में भी आप ऐसे मुद्दों को समझने के लिए सवाल उठाते रहेंगे।